Good morning. Today is 16th of June 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे कश्मीर में राइजिंग कश्मीर जो कि एक लोकल न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के एडिटर की हत्या कर दी गई। इसके अलावा हमारी आर्मी के एक जवान औरंगजेब भी शहीद हो गए। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में है। जानेंगे डिटेल से शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे सरकार प्रयास कर रही है अपनी तरफ से शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। बीच में ये बड़ा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल टेम्पल्स कंट्रोल के बारे में है। इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से जानेंगे। और यहाँ पे ग्राउंड जीरो है। ग्राउंड जीरो हर सैटरडे को प्रकाशित होता है। लोकल और रीजनल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेम्पल्स कंट्रोल के बारे में जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, हमारे संविधान का आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस आर्टिकल का एसेंस ये है कि देखो, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मुस्लिम्स के केस में तो लागू होता है। जो मुस्लिम्स के धार्मिक संस्थान हैं उनके अंदर सरकार इंटरफेयर नहीं करती। और क्रिश्चियंस के मामले में भी आर्टिकल 26 इंप्लीमेंट होता है। चर्च में भी सरकार इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन हिंदुओं के मामले में आर्टिकल 26 को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। होता क्या है, टेम्पल्स को सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसी भी टेम्पल के ऊपर एक बोर्ड का गठन होता है ताकि टेम्पल को सुचारू रूप से, मंदिर को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और बोर्ड में जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है वो सरकार के द्वारा की जाती है। अब देखो, इनडायरेक्टली सरकार किसी भी मंदिर को कंट्रोल करती है क्योंकि बोर्ड में मेंबर्स की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा की जाती है और बोर्ड के द्वारा ही मंदिर से संबंधित तमाम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे मंदिर में किसको पुजारी नियुक्त करना है, फैसला कौन करेगा? बोर्ड। मंदिर में जो चढ़ावा आया है, जो पैसा आया है, जो भक्तों के द्वारा दिया गया है, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, कौन डिसाइड करता है? बोर्ड। और हिंदू जो टेम्पल्स हैं वो हैं सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये मैंने आपको एसेंस से अवगत करवाया। राइटर का मेन कंसर्न क्या है? राइटर का मेन कंसर्न ये है, आर्टिकल 26 के अनुसार, आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए टेम्पल्स की मैनेजमेंट में। लेकिन हिंदुओं के जो धार्मिक संस्थान हैं, जो मंदिर हैं, उनके अंदर सरकार इंटरफेयर करती है। जो चढ़ावा आता है उनको कैसे मैनेज किया जाए वो भी इनडायरेक्टली सरकार के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब राइटर आर्टिकल की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। राइटर कहते हैं कि देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस समय ब्रिटिशर्स सेकुलर नहीं थे। आज भी ब्रिटिशर पूरी तरह से सेकुलर नहीं है। इंग्लैंड में 1534 यानी 1534 में आया था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। देखो, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में कहा गया था कि जो इंग्लैंड में राजा होंगे, जो मोनार्क होंगे, वही हेड होंगे चर्च ऑफ इंग्लैंड के। इसके अलावा आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और चर्च के हाई लेवल ऑफिशियल्स की नियुक्ति की जाती थी सरकार के द्वारा। इवन जो नए मोनार्क्स होते थे, जो नए राजा आते थे, उनको भी ताज पहनाया जाता था सीनियर पादरियों के द्वारा। और बिशप्स को रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी राज्यसभा में। और देखो, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड में आज भी हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने ज़्यादातर इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस को फॉलो किया था, ज़्यादातर हमारे संविधान में जो बॉडीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने इंग्लैंड से ली हैं, फिर हमारे संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? और अगर है तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए क्यों है, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? तो और ज़्यादा टाइमलाइन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ था आज़ादी से पहले। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी धार्मिक संस्थानों के एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा लिया था। टेम्पल के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अपॉइंट किया जाता था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। और पोंगल, रमजान, ये जो फेस्टिवल्स होते थे, इन फेस्टिवल्स के मौके पे रॉयल सलामी दी जाती थी सरकार के द्वारा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक ऑफिसर होते थे वो टेम्पल्स में धार्मिक भेंट यानी चढ़ावा देते थे अच्छे मानसून की कामना के लिए। और लॉज भी इनेक्ट किए गए थे। साफ तौर पे बोला गया था कि देखो,
मस्जिद को या फिर टेम्पल्स को जो भी लैंड दिया जाता था उनकी देखरेख की जिम्मेदारी होगी सरकार के पास। लेकिन इन सब चीज़ों से क्रिश्चियन मिशनरीज और पादरी इंग्लैंड में भी इंडिया में भी वो नाराज हो गए। उन्होंने सरकार पे प्रेशर डाला कि आप ये सब करना बंद कीजिए। उसके बाद 1833 यानी 1833 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस सेंड की कॉलोनियल गवर्नमेंट को और कहा कि आप अपनी जो पॉलिसी है इंडिया के धर्मों के प्रति उस पॉलिसी को चेंज कीजिए। डायरेक्टर्स ने यह भी लिखा इंस्ट्रक्शंस में कि देखो वो रिलीजियस राइट्स यानी वो धार्मिक संस्कार जो कि हार्मलेस हैं, जिससे किसको नुकसान नहीं होता, उन्हें टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि ब्रिटिश फंक्शनरीज इंटरफेयर नहीं करेंगे नेटिव टेम्पल्स या फिर जो मस्जिद या फिर जो चर्च हैं उनके इंटीरियर मैनेजमेंट में, किस प्रकार से चढ़ावे को मैनेज किया जाएगा, किस प्रकार से पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और कैसे जो कस्टम्स हैं या फिर धार्मिक सेरेमनीज हैं उनको अरेंज किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, ऐसा कहा गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके द्वारा कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो उसके बाद से, इन इंस्ट्रक्शंस के बाद से ब्रिटिश सरकार जो इंडिया में रूल कर रही थी उन्होंने इंडिया के धर्मों के अंदर इंटरफेयर करना छोड़ दिया। इससे देखो सेकुलरिज्म की शुरुआत हो गई थी हमारे देश में। हालांकि ब्रिटिश सरकार का मकसद सेकुलरिज्म को लाना नहीं था। ब्रिटिशर्स को ये लगता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये लगता था इंडिया के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, बहुत ज़्यादा असभ्य हैं, इसलिए वो इंडिया के धार्मिक संस्थानों से अपने आप को अलग करना चाहते थे। अदरवाइज देखो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में इस्टेब्लिश रही। तो वॉल ऑफ सेपरेशन जो था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट और धार्मिक संस्थानों के बीच, उसके लिए एक स्पेशल कानून भी बनाया गया था 1863 में। एक वॉल ऑफ सेपरेशन रहेगी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और कॉलोनियल गवर्नमेंट के बीच। यही तो सेकुलरिज्म है ना, तो इसकी शुरुआत हो गई थी उस समय। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने धार्मिक संस्थानों के अंदर इंटरफेयर करना छोड़ दिया था तो आज के समय में फिर टेम्पल्स में कैसे इंटरफेयर होता है? तो उसका जवाब यहाँ पर है। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के इस सेकुलरिज्म के मॉडल को नकार दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट हुए और विभिन्न प्रोविंसेस में इंडियन लेजिस्लेचर्स सत्ता तक पहुंचे। तो इंडियन लेजिस्लेचर्स के पास जब सत्ता आई तो उन्होंने विभिन्न प्रोविंसेस में विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मद्रास का दिया जाता है। 1926 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 1926 आया। इस एक्ट का क्या मकसद था? इस एक्ट की सहायता से गवर्नमेंट ने टेम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड्स इस्टेब्लिश किए। इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, टेम्पल्स के जो ट्रस्टीज थे उनको सारा हिसाब किताब देना पड़ता था बोर्ड को, और ये बोर्ड किसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे? सरकार के द्वारा। टेम्पल्स के पास कितना पैसा आया, कहाँ पे टेम्पल्स ने उस पैसे को खर्च किया, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी बोर्ड के द्वारा ट्रस्टीज को, और ट्रस्टीज सारा हिसाब किताब देते थे बोर्ड को। तो यहीं से शुरुआत हो गई थी 1926 में, यानी 1926 में जब ये एक्ट आया था तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी। टेम्पल्स को कंट्रोल किया जाने लगा सरकार के द्वारा। विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के एक्ट बनाए गए थे। ये सरकार के द्वारा अपॉइंटेड बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता था कि टेम्पल के पैसे को यानी मंदिर के पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या किसी रिलीजियस फंक्शन के लिए या फिर रिलीजियस पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए मंदिर के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता था बोर्ड के द्वारा। और बोर्ड के मेंबर्स को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था? सरकार के द्वारा। और इवन आज़ादी के बाद भी विभिन्न राज्यों के द्वारा इस प्रकार के हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट बनाए गए ताकि टेम्पल्स को कंट्रोल किया जा सके। राइटर लास्ट में एक पॉइंट ये बोलते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में टेम्पल्स के कंट्रोल को जायज़ ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो टेम्पल्स की जो सेकुलर एक्टिविटी हैं उनको सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि देखो मंदिर के अंदर पूजा किस प्रकार से की जाएगी, रिचुअल्स को किस प्रकार से परफॉर्म किया जाएगा, ये सब किसी भी धर्म के आंतरिक मामले हैं। इन मामलों में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन मंदिर के पैसों को यूज कहाँ किया जाएगा और इवन पुजारी की नियुक्ति, किस पुजारी को नियुक्त किया जाएगा, ये सब जो मामले हैं
वो सेकुलर मामले हैं। राइटर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो कौन सी चीज़ सेकुलर है, कौन सी चीज़ सेकुलर नहीं है, इन चीज़ों के बारे में जो लाइन है वो काफ़ी थिन है। वो कहते हैं कि मंदिर के अंदर पुजारी कौन होगा, अगर ये भी सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है तो डेफिनेटली ये चीज़ सेकुलर नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा इस चीज़ को सेकुलर माना जाता है और सरकार पुजारियों की नियुक्ति करती भी है इनडायरेक्टली, मतलब बोर्ड करते हैं पुजारियों की नियुक्ति और बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। राइटर के अनुसार जो आर्टिकल 26 है उस आर्टिकल के अंदर हिंदुओं को अधिकार नहीं दिया गया है टेम्पल्स को कंट्रोल करने का। सरकार इनडायरेक्टली पिछले दरवाजों से मंदिरों को कंट्रोल कर रही है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल शुगर केन फार्मर्स के बारे में है। जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बताता हूं। देखो, जिस प्रकार से सरकार गेहूं को या फिर राइस को डायरेक्टली प्रोक्योर करती है, उस प्रकार से शुगर केन को यानी गन्ने को सरकार डायरेक्टली किसानों से प्रोक्योर नहीं करती है। सरकार क्या करती है, गन्ने के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जांपल, इस बार यूपी में खराब क्वालिटी के गन्ने के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस है 315 रुपये 1 क्विंटल, और जो अच्छे क्वालिटी का गन्ना है उस गन्ने के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस है 325 रुपये 325 रुपीज़ फॉर 1 क्विंटल। किसान अपना ये गन्ना दे के आते हैं शुगर मिल्स को। शुगर मिल्स प्राइवेट भी हो सकती हैं और सरकारी भी हो सकती हैं। शुगर मिल्स में गन्ने की प्रोसेसिंग होती है, यानी शुगर मिल्स किसानों से गन्ना लेती हैं, किसानों से जो गन्ना लिया है उसका पैसा देती हैं किसानों को, और सरकार ने जो प्राइस डिक्लेयर किया है वही प्राइस किसानों को दिया जाता है। इसके बाद शुगर मिल्स किसानों से जो गन्ना लेती हैं उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे शुगर यानी चीनी, इथेनॉल, मोलासिस, काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं गन्ने से। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमने बात की कि पूरा सिस्टम आइडियली किस प्रकार से काम करता है, लेकिन दिक्कत कहाँ से आती है। शुगर मिल्स में जो चीनी प्रोड्यूस होती है उसको मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन कई बार शुगर मिल्स का ये कहना है कि चीनी को प्रोड्यूस करने में हमारी लागत आई है 35 रुपये, लेकिन मार्केट में 35 रुपये 1 केजी के हिसाब से चीनी कोई भी नहीं खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि चीनी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, और आपको पता है जिस चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, उस चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। तो पिछले 2 सालों में चीनी की प्रोडक्शन, मतलब शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। इस वजह से मार्केट में चीनी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए शुगर मिल्स को भी लागत ज़्यादा आ रही है, लेकिन शुगर मिल्स को जो लागत आ रही है उस लागत के हिसाब से मार्केट में कोई चीनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि शुगर मिल को लॉस होगा। अगर शुगर मिल को घाटा होगा तो वो किसानों को किस प्रकार से पैसा देंगे, यानी जो किसान अपना गन्ना लेके जाएंगे शुगर मिल के पास, उनको बहुत इंतजार करना होगा अपनी पेमेंट प्राप्त करने के लिए। और यही कुछ देखने को मिला इस साल। किसानों का कहना यह है कि हमने शुगर मिल्स को 6 महीने पहले गन्ना दिया था, लेकिन अभी तक शुगर मिल्स ने हमको पैसा नहीं दिया है, यानी किसानों को पैसा मिलने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। शुगर मिल्स का यह कहना है हमें घाटा हो रहा है, इसलिए हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम किसानों को पैसा क्या दें। तो ये पूरे का पूरा क्राइसिस हमने समझा। तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक स्पेशल सेस को प्रपोज किया है जीएसटी के अंदर, ताकि गन्ना किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा 7,000 करोड़ का एक पैकेज डिक्लेयर किया गया है शुगर सेक्टर के लिए। सरकार का मकसद ये है कि देखो, शुगर मिल्स जो ये कहती हैं कि हमारी लागत ज़्यादा है, लेकिन हम जो चीनी प्रोड्यूस करते हैं हमारी लागत के हिसाब से मार्केट में चीनी नहीं बिक रही है। सरकार कहती है कि फिक्स्ड प्राइस पे हम खरीदेंगे आपसे चीनी, और चीनी का एक बफर स्टॉक हम मेंटेन करेंगे, यानी शुगर मिल से कुछ चीनी अब सरकार खरीदेगी फिक्स्ड प्राइस पर। तो इससे क्या होगा? इससे देखो, शुगर मिल्स के पास कुछ तो पैसा आएगा ना। हालांकि शुगर मिल्स का यह कहना है कि सरकार जिस फिक्स्ड प्राइस की बात कर रही है उस फिक्स्ड प्राइस पे सरकार चीनी खरीदेगी तो भी हमें घाटा होगा, लेकिन एक फायदा यह होगा तुरंत कुछ पैसे आएंगे शुगर मिल्स के पास, और शुगर मिल जो पैसे आए हैं शुगर मिल के पास, उन पैसों की सहायता से किसानों का जो बकाया है, यानी किसानों को अभी तक पेमेंट नहीं दी गई है शुगर मिल्स के द्वारा गन्ने के लिए, कम से कम कुछ किसानों को तो पेमेंट मिलेगी ना।
क्राइसिल का यह कहना है सरकार ने जो ये पैकेज डिक्लेयर किया है इससे ऑलमोस्ट 40% किसानों का जो एरियर है, जो बकाया है, वो दिया जाएगा शुगर मिल्स के द्वारा। तो काफी अच्छी बात है। लेकिन देखो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। हर बार जब भी इस प्रकार के क्राइसिस पैदा होते हैं शुगर इंडस्ट्री में, कई बार तो क्या होता है जो शुगर मिल वाले हैं वो जानबूझ के अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, सरकार को ये दिखाते हैं कि देखो हमें घाटा हुआ है, लेकिन उनको कई बार घाटा नहीं होता। वो बहाना बनाते हैं ताकि किसानों को पेमेंट ना देनी पड़े और सरकार की तरफ से उन्हें ग्रांट मिल जाए या फिर सरकार उनके द्वारा लिए गए लोन्स को माफ कर दे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सरकार को कुछ निकालना होगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अब देखो जिस प्रकार से शुगर केन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है इस बार, इस वजह से जो ये क्राइसिस पैदा हुए हैं, तो सरकार कुछ ऐसा करे कि अगर मार्केट में रेट कम होते हैं तो अगली बार जो गन्ना किसान है वो गन्ने को पैदा ना करे, किसी और फसल को प्रोड्यूस करें, ताकि फिर से गन्ने की जो सप्लाई है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब एक प्रकार से शुगर मिल्स को पैसे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा और किसानों को भी उनकी पेमेंट मिल जाएगी, डिले से ही सही लेकिन मिल जाएगी। उसके बाद किसानों को ये लगेगा कि देखो पिछले साल देरी से हमें पेमेंट मिली थी लेकिन मिली तो थी, इस साल फिर से गन्ने को प्रोड्यूस करते हैं, फिर से फायदा होगा और फिर से अगले साल यही समस्या क्रिएट हो गई। लेकिन सरकार को यह चाहिए कि मार्केट में जो रेट मिल रहा है उसके हिसाब से किसान भी अपनी ये डिसाइड करे कि कौन सी फसल को वो उगाना चाहते हैं। अगर मार्केट में कम रेट मिल रहा है तो वो किसी दूसरी फसल को उगाएं। तो लिंकेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा ताकि फिर से शुगर सेक्टर में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। अब देखो इस आर्टिकल में काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है। डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शुगर मिल्स का ये कहना है कि हमें लागत आती है 37 रुपये 1 kg के हिसाब से, लेकिन मार्केट में चीनी कम रुपए के हिसाब से बिकती है। गवर्नमेंट का कहना है हम आपसे 29 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे। रेट तो चेंज होते रहते हैं लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट शुगर इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम। गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं आपको उनके बारे में बताना है शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला आर्टिकल कश्मीर के बारे में है। कश्मीर में एक लोकल न्यूज़पेपर है राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर के एडिटर शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। शुजात बुखारी और उनके साथ जो 2 PSOs थे यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सबकी डेथ हो गई। इससे पहले भी 2006 में शुजात बुखारी पर अटैक किया गया था और उसके बाद से ही इनको सिक्योरिटी दी गई थी। आर्टिकल में कहा जाता है कि शुजात बुखारी की हत्या की गई है। इससे जाहिर होता है कि जर्नलिस्ट कश्मीर में जान हथेली पर रख के काम करते हैं। इसके अलावा हमारे एक बहादुर जवान औरंगजेब भी शहीद हो गए। आतंकवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। राइटर ये कहते हैं कि देखो जानबूझ के आतंकवादियों के द्वारा इन हत्याओं को अंजाम दिया गया क्योंकि सरकार ने जो सीज फायर इम्प्लीमेंट किया था, कुछ सेक्शंस सीज फायर से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि फिर से कश्मीर में इंस्टेबिलिटी आए। तो अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि या तो वो इन घटनाओं से विचलित ना हो और शांति के लिए जो कदम बढ़ाया था उस कदम को आगे भी लेके जाए, या फिर पब्लिक प्रेशर में आके सरकार को अब इस सीज फायर को हटा के फिर से जो ऑल आउट ऑपरेशन था जिसके तहत आर्मी और हमारी जो दूसरी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा था, इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए फिर से। एक बात देखो ये बोली जाती है कि जैसा मैंने आपको कहा कि कश्मीर में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जर्नलिस्ट के लिए। अगर वो सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने लेके आएँ, यानी सबका पर्सपेक्टिव रखें अपने आर्टिकल्स में, अपने न्यूज़पेपर्स में, तो शायद सच को आगे लाया जा सकता है जर्नलिस्ट के द्वारा। और ऐसा ही किया जा रहा था शुजात बुखारी के द्वारा। ये पहले द हिंदू के भी कोरेस्पोंडेंट थे। इन्होंने अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट के द्वारा सीज फायर इम्प्लीमेंट किया गया था उसका समर्थन किया था शुजात बुखारी ने। शायद इसी वजह से कुछ सेक्शंस इससे नाराज़ थे। तो ये पूरा आर्टिकल था। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो देखो आने की संभावना कम है। आर्टिकल में और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे गौरी लंकेश और शांतनु भौमिक त्रिपुरा में ये दोनों जर्नलिस्ट थे, इनकी भी हत्या की गई थी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने मेनली 3 आर्टिकल्स आज डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया टेम्पल्स कंट्रोल के बारे में, किस प्रकार से सरकार इनडायरेक्टली टेम्पल्स को कंट्रोल कर रही है। दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया शुगर इंडस्ट्री के बारे में। और तीसरे आर्टिकल में हमने
कश्मीर में जो हत्याएं हुई उनके बारे में जाना। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।